हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार चौहान। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ओ लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की क्लासेस चल रही हैं। पिछले वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हमारा थर्ड सेट है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शॉर्टकट टू द कॉपी करेक्टर ऑफ फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का शॉर्टकट की पूछ रहा है। ये बेसिकली क्वेश्चन है जो आपका है फॉर्मेट पेंटर से, एमएस ऑफिस से रिलेटेड है। ये आपका क्वेश्चन एमएस ऑफिस से ये रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, वो भी एमएस ऑफिस वर्ड से। ठीक, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये है आपका फॉर्मेट पेंटर से। फॉर्मेट पेंटर से आपका ये क्वेश्चन है। ओके, आपसे ये पूछ रहा है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ की फॉर्मेट कॉपी करना हो, जरा फॉर्मेट पेंटर को समझिएगा भी, जैसा नाम है वैसे ही काम करता है फॉर्मेट पेंटर। इसका काम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में या कोई भी टेक्स्ट है या पैराग्राफ है या लाइन है, उसमें रखे फॉर्मेट को कॉपी करना। ये सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करता है, ना कि टेक्स्ट को। सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करेगा और उसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को, लाइन को सेलेक्ट करके पेस्ट करेंगे तो वो फॉर्मेट को पेस्ट कर देगा। ओके, तो जो फॉर्मेट की जो शॉर्टकट की होती है, फॉर्मेट कॉपी की शॉर्टकट की होती है, वो हमारी होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। ये अब जरा एक चीज और समझिएगा इसमें, कि जो हम कह रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट सी, ये बाय डिफॉल्ट यही रहता है, बट रिसेंटली टाइम पे एमएस ऑफिस जो नए वर्जन्स आए हैं उनमें अपडेट्स आ चुके हैं। अपडेट्स की वजह से शॉर्टकट कीज कुछ बदल चुकी है वहाँ पे। जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब उनमें वो शॉर्टकट कीज नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे फॉर्मेट प्रिंटर में, तो फॉर्मेट प्रिंटर में जो कॉपी की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट सी दे रखी है, बट एक्चुअल में ये चेंज होके बन गया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ओके, और ये जो आप कंट्रोल शिफ्ट वी देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए करते हैं, जो कि वो भी चेंज हो गई है। वो हो गई है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, ये हो गई है। तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें भाई? क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो दोनों में किसको देखा जाए? तो जो आपके क्वेश्चंस जो बनते आ रहे हैं वो पुराने वर्जन्स पे आते जा रहे हैं। वो अभी लेटेस्ट की जो वर्जन्स हैं या लेटेस्ट में जितनी भी शॉर्टकट की जो पड़ी है उस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और इवन आने वाले टाइम पे अभी ये बनेगा भी नहीं। टाइम लगेगा इसमें, जब पूरी तरीके से एमएस ऑफिस में जब ये सेट हो जाएगा तब। क्योंकि ये जो आप शॉर्टकट की मैंने आपको बताया नए वाला, ये जरूरी नहीं है कि सभी नए वर्जन्स में यही शॉर्टकट की हो, क्योंकि ये अपडेट पे होता है। ये छोटे अपडेट आते रहते हैं, विंडोज अपडेट आते हैं, तो उसमें ये चेंज हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स में। ओके, तो ये जरूरी नहीं है। तो अगर इस पे आपका आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर आपका किस पे होगा? इन दो पे होना चाहिए। ओके, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा। फिर shrink to fit an option to fit the content of the page कह रहा है। shrink to fit पृष्ठ की सामग्री को फिट करने का एक विकल्प है। मतलब कहने मीन क्या है कि जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको करना क्या होता है कि जो भी आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो उसको एक ही पेज पे या फिट ऑफ द पेज करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बिफोर प्रिंट, मतलब प्रिंट करने से पहले ऑप्शन करना चाहिए। अंडर प्रिंट, जब प्रिंट निकाले हो तब। बिलो द प्रिंट, प्रिंट के नीचे। अप साइड एंड डाउन ऑप्शन में करना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होता है हमारा? बिफोर प्रिंट, हमें प्रिंट करने से पहले उसे सेट करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू द 256 निब्बल्स। इस क्वेश्चन को मैंने पिछली क्लास जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। वो हमारी लाइव क्लास की वीडियो थी, और ये मैंने आपको बताया भी था उस टाइम में, डिटेल में चीज समझाई थी है क्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते बहुत हैं। देखा जाए तो मैथ के न्यूमेरिकल फंक्शंस की तरह है, लेकिन आसान होता है। अगर हम बात कर लें, कह रहा है 256 निब्बल्स किसके बराबर होते हैं। पहले तो हम यही फाइंड कर लें कि एक निब्बल में कितने क्या होते हैं। मतलब एक निब्बल में 4 बाइट होते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, एक निब्बल में 4 बाइट होते हैं। ओके, अब कह रहा है 256 में कितने बाइट होंगे, तो 256 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए आप, तो आपको पता चल रहा है कितने बाइट होते हैं। तो ये निकलेगा 1024 बाइट हमारा आएगा। सही आया हमारा? एक 1024 बाइट। अब हम ये नोटिस कर लेते हैं कि 1024 बाइट हमें कहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, 1024 हमें देखने को मिल रहा है, बट एक अलग नेम से देखने को मिल रहा है। वो मिल रहा है हमें 1 किलो बाइट के तौर पे मिल रहा है।
ठीक है, जैसे हमें पता है कि 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB होता है, मतलब किलो बाइट होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? 1 KB। इसको शॉर्ट फॉर्म में केबी भी कहते हैं हम लोग, ये आपको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम लोग उसे? केबी कहेंगे। ओके, ये आपका किलो बाइट है, ये भी वही है, और ये भी आपका वही है, दोनों वही है। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रिप एंड प्रेजेंटेशन। कहना ये चाहता है कि कौन लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशंस को एंड करने के लिए या उससे बाहर आने के लिए हमारी कौन सी शॉर्टकट की होती है। ओके, तो बात करी जाए, कंट्रोल प्लस होम नहीं होता, कंट्रोल एक्स मेरा कट का शॉर्टकट की होता है, शिफ्ट एंड नहीं होता। ओके, बच क्या गया? स्केप। स्केप की का इस्तेमाल बेसिकली हम प्रेजेंटेशन से बाहर करने के लिए यूज करते हैं, या प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए करते हैं। फिर उमंग इज नॉट अवेलेबल ऑन डिवाइस लाइक, कह रहा है कि उमंग ऐप जो होता है बेसिकली किसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो देखा जाए तो उमंग ऐप बेसिकली हमारा एक एप्लीकेशन होता है, और एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर हो गया, तो कहाँ कहाँ चला सकते हैं हम लोग? स्मार्टफोन चल सकता है, लैपटॉप चलाया जा सकता है, डेस्कटॉप बिल्कुल कर सकते हैं बाय इंटरनेट, लेकिन डिजिटल कैमरा थोड़ी ना होगा। डिजिटल कैमरा तो बेसिकली हम फोटो खींचने के लिए रखते हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाने के लिए तो होता नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या नहीं होगा? डिजिटल कैमरा होगा। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैसेजिंग सर्विस। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सी सर्विस मैसेजिंग सर्विस नहीं है। कहने का सिंपल सा मीन क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा सर्विस है जिसका इस्तेमाल हम मैसेज के लिए नहीं कर सकते। तो व्हाट्सअप का इस्तेमाल हम करते हैं मैसेजिंग सर्विस के लिए, चैट्स करते हैं हम लोग। यूट्यूब हमारा मैसेजिंग सर्विस में नहीं आता। एसएमएस आता है, टेलीग्राम भी मैसेज सर्विस में आता है। तो आंसर हमारा क्या बन गया? यूट्यूब हमारा मैसेजिंग सर्विस में नहीं आता, ये एक वीडियो कंटेंट के लिए आता है। डॉक्यूमेंट सेंट और रिसीव इन एन ईमेल इज कॉल्ड। अब कह रहा है कि ईमेल के द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, या अगर जो भी हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या रिसीव करें बाय ईमेल, उसे हम क्या बोलेंगे? डिटैचमेंट बोलेंगे, अटैचमेंट बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे, या फाइल बोलेंगे? तो इसका आंसर हमारा क्या होता है? अटैचमेंट होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी के पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट कहा जाता है। देखिए, हर एक का अपना एक पोर्ट होता है सिस्टम में, जैसे प्रिंटर के लिए होता है, तो प्रिंटर के लिए जो पोर्ट होता है वो आपका होता है पैरेलल पोर्ट। कौन सा होगा? पैरेलल पोर्ट। ये आपको याद रखना है। ये इथरनेट पोर्ट होता है। वीडियो आपका वीडियो ग्राफिक्स पोर्ट होता है, डिस्प्ले के लिए यूज करना, मॉनिटर के लिए। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड बाय अ माइक्रोसॉफ्ट। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी के पास अगर लैपटॉप है तो उसमें एमएस ऑफिस जरूर पड़ा होगा, और एमएस ऑफिस में आप नोटिस करना जितनी भी चीज़ आप जो सेव करते हो वो उनके क्लाउड में जाके भी सेव होता है, इवन सिस्टम में भी जाके सेव होता है। ओके, तो जो क्लाउड में जाके जो सेव हो रहा है आपको दिख जाएगा फाइल मैनेजर में ही, या फाइल एक्सप्लोरर में ही दिख जाएगा। वहां पे आपको वन ड्राइव करके एक नाम आ रहा होगा, वन ड्राइव करके। ओके, तो ये जो आप वन ड्राइव देख रहे हैं यही आपका माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज होता है, या माइक्रो क्लाउड सर्विस होती है। ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सर्विस किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, ये आप याद रखिएगा। फिर द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन व्यू टैब फॉर स्लाइड्स। कह रहा है कि स्लाइड के लिए व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है। कौन सा नहीं है? तो स्लाइड सॉर्टर हो गया, नोट्स पेज हो गया, प्रिंट रिव्यू हो गया, और रीडिंग व्यू हो गया। तो कौन सा नहीं होता हमारे पास? प्रिंट व्यू नहीं होता है। ओके, नॉर्मल व्यू हमें देखने को मिलता है, नोट्स पेज मिल जाएगा, स्लाइड सॉर्टर मिल जाएगा, रीडिंग व्यू मिल जाएगा, लेकिन प्रिंट व्यू नहीं होता। एक्चुअल में इसे प्रिंट व्यू नहीं कहकर हम इसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू हम देख सकते हैं, वो भी बाय शॉर्टकट, बट इसे हम व्यू के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ओके, फिर नंबर लिस्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड इन द अरेबिक न्यूमेरल। अरेबिक न्यूमेरल कहने का मीन क्या है कि क्या हम नंबर्स को सिर्फ जो भी हम बुलेट्स बना रहे हैं, नंबर बुलेट्स या लिस्ट हम बना रहे हैं, उसे क्या हम सिर्फ नंबर्स में लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, जो हमारी नंबर लिस्ट होती है वो काफ़ी सारे टाइप में नंबर लिस्ट बनती है। समझिएगा, जब आज हम नंबर लिस्ट की कर रहे हैं तो नंबर लिस्ट पे तो हम 1 2 3 4 5 6 ये भी लिख सकते हैं, रोमन नंबर भी आ सकता है। ओके,
और इसमें अल्फ़ाबेट भी चलता है, ए बी सी डी, स्मॉल कैपिटल सब चलता है इसमें आपका। इवन हिंदी भी लिख सकते हैं हम लोग, आ करके, का खा गा भी हिंदी फॉर्म में आता है। ठीक, तो देखा जाए तो जो नंबर लिस्ट बनती है वो काफी टाइप में बन सकती है। ओके, तो सिर्फ अरेबिक न्यूमेरल के बिहाफ पे वो नहीं बनती, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं होगा। फिर चेंज केस ऑप्शन हेल्प यू टू, कह रहा है चेंज केस ऑप्शन आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है, चेंज द केस ऑफ द लेटर्स, चेंज द केस ऑफ नंबर्स, बोथ ऑफ द अबव। देखो चेंज केस ऑप्शन के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो एमएस ऑफिस में एक ऑप्शन होता है, इवन ये ऑप्शन आपको लिब्रा ऑफिस में भी देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एमएस ऑफिस में आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन पे चले जाइए, अगर वहां नहीं दिख रहा तो पैराग्राफ ग्रुप ऑप्शन में आ जाइए, वहां आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से अगर चेंज केस की बात कर ली जाए लिब्रा ऑफिस में, तो लिब्रा ऑफिस में आपको फॉर्मेट नाम का जो मेन्यू है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी टेक्स्ट में। ओके, चेंज केस होता क्या है, चेंज केस एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का फॉर्मेट कहने का मीन क्या है कि मान लीजिए जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक, अब मैं ये चाहता हूं कि पूरी चीज कैपिटल में हो जाए बिना मेरे टाइप किए, तो चेंज केस में जाऊंगा, वहां पे एक ऑप्शन आता है अपर केस। अपर केस, अपर केस मेरा ऑप्शन क्या करेगा, इसको पूरा कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से एक ऑप्शन आता है लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा, इसी को लेगा वापस इसे स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। एक आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करेगा, जैसे ही मैंने जो लिखा था वर्ड, अब इसी लोअर वर्ड को लेगा इसमें कन्वर्ट कर देगा, मतलब पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। वही इसी में और भी आती हैं चीजें, मतलब टोटल 5 टाइप के आपके चेंज केस होते हैं, याद रखना आपको लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक होता है टोगल केस। टोगल केस क्या करेगा कि जैसे मेरा ये जो आप देख रहे हो कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट उल्टा, इसमें वो क्या करेगा कि पहला अल्फाबेट स्मॉल कर देगा और बाकी सब कैपिटल कर देगा, ये टोगल केस में होता है। एक लास्ट आता है हमारा सेंटेंस केस, जिसे हम लोग ग्रामर केस भी कहते हैं। ग्रामर क्यों कहेंगे उसे, क्योंकि जो बचपन से हम लोग पढ़ाया गया हमें, जैसे ग्रामर का केस पढ़ाया गया हम लोग को बचपन से कि आप जब भी किसी भी पैराग्राफ में स्टार्टिंग कर रहे हैं लिखने की या किसी भी लाइन में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, फुल स्टॉप के बाद पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। अगर आप कोई नाउन लिख रहे हैं तो नाउन भी कैसा होगा, पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। तो इस टाइप का जो केस होता है उसे कहा जाता है सेंटेंस केस। ओके, तो टोटल जो चेंज केस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, और ये जो भी काम करता है टेक्स्ट के लिए काम करता है, टेक्स्ट के लिए, या मैं कहूँ करेक्टर हो गया, अल्फाबेट हो गया हमारे, उन पे काम करता है, ये नंबर पे काम नहीं करता। ओके, तो आंसर हमारा क्या है, चेंज द केस फॉर ऑफ लेटर्स। ओके, ये याद रखिएगा क्योंकि चेंज केस पे ऑप्शन पूछ सकता है आपसे कि कितने टाइप के चेंज केस होते हैं, 5 टाइप के चेंज केस होते हैं, दोनों में होता है, लिब्रा ऑफिस राइटर में भी होता है, एमएस वर्ड में भी होता है। ओके, कौन कौन से होते हैं, अपर, लोअर, सेंटेंस, टोगल और कैपिटलाइज ईच वर्ड। ओके, इतने टाइप के होते हैं हमारे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन बाय डिस्क क्लीनअप, कह रहा है कि डिस्क क्लीनअप की मदद से कौन सा काम आप नहीं कर सकते हो। डिस्क क्लीनअप आपके सिस्टम का एक कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डिस्क को क्लीन करते हैं। डिस्क क्लीन करने का मीन क्या है, हम उसमें टेम्प्रोरी जो मेरी फाइल्स रखी है उन्हें डिलीट कर सकते हैं, जो बाय वेब जनरेट हो गया है। टेम्प्रोरी जो विंडो फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं। रिसाइकल बिन में जो डेटा रखा है उन्हें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हम उसमें, चेंज द पावर ऑप्शन, पावर ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क क्लीनर का काम पावर ऑप्शन को चेंज करना नहीं होता, उन्हें हैंडल करना नहीं होता, उनका काम होता है डेटा को डिलीट करना, मतलब डिस्क में रख के टेम्प्रोरी डेटा, अननेसेसरी डेटा को डिलीट करने का काम होता है। फिर विच शॉर्टकट की मूव पॉइंटर टू नेक्स्ट सेल, कह रहा है कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी पॉइंटर को अगले सेल में ले जाती है। अब जैसे कि एक्सेल अगर आप यूज करते हैं या अगर आपने एक्सेल यूज किया होगा तो एक सेल से आपसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर है हमारा टैब बटन। टैब बटन का इस्तेमाल हम एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाने की
करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा इधर की ओर चलेगा, फॉरवर्ड की तरफ। अगर आप बैकवर्ड आना चाहते हैं, पीछे की तरफ, तब उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट टैब, पीछे की तरफ। मान लीजिए मैं ए से बी में आ गया, अब बी से वापस मुझे ए में जाना है, तब क्या करें हम, तो हम शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हमारा, यू कैन नॉट यूज ऑटो फॉर्मेट कमांड इन टेबल। कह रहा है कि आप टेबल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या ये सच है कि गलत है? तो इसका आंसर है गलत है भाई। हम कर सकते हैं, ऑटो फॉर्मेट का इस्तेमाल करके हम अपने टेबल को अपने आप फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर द स्पेलिंग एंड ग्रामर कैन बी चेक्ड ओनली वंस द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड। कह रहा है कि अगर मैंने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो क्या सिर्फ उसी पे स्पेलिंग और ग्रामर चेक किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपने जो चीजें सेलेक्ट करी उन्हीं पे स्पेलिंग और ग्रामर चेक होगा, वो पूरे डॉक्यूमेंट में चेक करेगा अगर आप स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, फिर फेसबुक डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू रिप्लाई टू पोस्ट। कह रहा है कि फेसबुक के पास, या मैं कहूँ फेसबुक में जो भी पोस्ट डले हैं उन पे रिप्लाई का ऑप्शन नहीं होता। तो आप सबने फेसबुक यूज जरूर किया होगा, तो आपको पता होगा कि आप किसी की भी पोस्ट पे रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। फिर इज यूज फॉर अनडू लास्ट एक्शंस एंड इज यूज फॉर रीडू लास्ट एक्शन। ठीक, आपसे बेसिकली शॉर्टकट की पूछ रहा है कि जैसे कि आपने लास्ट एक्शन को मुझे अंडू करना है और लास्ट एक्शन को रीडू करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? ठीक, तो अगर आपको याद हो, अंडू के लिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल किया जाता है और रीडू के लिए कंट्रोल वाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, लेकिन देखिए दोनों तरफ आपको आंसर दे रखा है भाई, ये एल्ट जेड और एल्ट वाई तो नहीं होता अंडू रीडू का। ठीक है, क्या होता है, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड हमारा होता है अंडू का, ओके, और कंट्रोल वाई होता है हमारा रीडू का। लेकिन क्वेश्चन को भी समझना है हमें कि क्वेश्चन पहले अंडू की बात कर रहा है फिर रीडू की बात कर रहा है, तो इसीलिए आंसर हमारे लिए पहला बनेगा, ना कि दूसरा वाला। देखा जाए तो ये भी सही है, लेकिन यहां पहले क्या कर रहा है, रीडू कह रहा है, फिर बाद में वो अंडू कह रहा है। ओके, तो आंसर क्या बनेगा, पहला वाला। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन से बच के रहिएगा। आपके सामने चारों आंसर दे सकता है, सही होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा क्वेश्चन पहले किसकी डिमांड कर रहा है या पहले किसके बारे में बोल रहा है। तो इस चीज पे आपको फोकस रखना है। ठीक, फिर अगला, इज अ लोकेशन वेयर द सेंड मेल्स आर स्टोर। कह रहा है कि जब हम किसी को मेल करते हैं तो वो मेल बेसिकली कहाँ आके स्टोर होता है, तो वो हमारा कहाँ से आके स्टोर होता है, इनबॉक्स में। सेंट में तब स्टोर होगा जब कोई मेल हम भेज रहे हैं, ड्राफ्ट में वो स्टोर हो जाता है जिसे हम भेज नहीं रहते हैं, बेसिकली मैंने वर्क करके रख दिया, तो मैंने अभी भेजा नहीं है, तो मेरा ड्राफ्ट में चला जाता है। फिर वन कैन रिसेंस अ स्टेशन नेम यूजिंग द 3 लेटर्स ऑफ इट ऑन। कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम किसी भी स्टेशन को फाइंड कर सकते हैं उनके 3 अक्षरों से ही। 3 अक्षर मतलब हर एक स्टेशन का अपना कोड होता है, जैसे कानपुर सेंट्रल का है CNB करके। ओके, तो इसी तरीके से सबका होता है तुम्हारा। तो हम किससे कर सकते हैं, तो एक ही वेबसाइट हमारे पास है, irctc.co.in। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसकी मदद से हम किसी भी स्टेशन को फाइंड कर सकते हैं बाय 3 नेम्स। ओके, इनका एप्लीकेशन भी होता है, IRCTC का एप्लीकेशन भी है, तो वेबसाइट कह लीजिए या एप्लीकेशन कह लीजिए, बात एक ही है। फिर व्हाट इज यूनिक्स। यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैंने सॉफ्टवेयर चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस भी किया था, आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। फिर इन विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर गो टू लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड जो आपके प्रेजेंटेशन आप जो दे रहे हो उसके लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है एंड। एस्केप बटन दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, कंट्रोल एंड को शॉर्टकट की नहीं होती है। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ये भी मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर चैप्टर में डिस्कस किया था मैंने, क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स। सीधे तौर पे मैंने आपसे बात कही थी कि ओपन सोर्स कहने के मीनिंग होता है कि उस सॉफ्टवेयर की जो लाइसेंस है वो पब्लिक है, तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में चेंजमेंट कर सकता है, प्लस वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन जब हम क्लोज सोर्स की बात करते हैं तो कंपनी ने जैसे बना के दिया हमें वैसे ही यूज करना होगा, हम उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लाइसेंस प्राइवेट होता है, हो सकता है कि मुझे उसे परचेज भी करना पड़े, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता। ओके, तो इस बिहाफ पे अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा क्लोज सोर्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्लोज सोर्स है, स्काइप हमारा क्लोज सोर्स है, एडोबी रीडर हमारा क्लोज सोर्स है, तो बच क्या गया, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हमारा है ऑल ऑफ द अबव। फिर अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट। सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट का क्या खतरा है भाई,
वायरस, वायरस हमारे लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट का बहुत बड़ा खतरा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या बन गया हमारा, वायरस। फिर कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड, अब आपसे ये पूछ रहा है कि वर्कशीट को कलेक्शन को क्या कहते हैं हम, ये भी आपका एक्सेल से रिलेटेड है, तो इसे वर्कबुक कहा जाता है। जब भी हम बात करते हैं वर्कबुक की तो बेसिकली ये एक्सेल के मल्टीपल सीट के कलेक्शंस को कह रहा होता है। ओके, फिर अगला हमारा, इन विच ऑप्शन हेल्प टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अप्लाई अनदर प्लेस। अभी ये स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस किया था कि फॉर्मेट प्रिंटर इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ लाइन पे रखे फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी लाइन टेक्स्ट पैराग्राफ है उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, आंसर मेरा क्या बना, फॉर्मेट प्रिंटर बन गया। फिर विच इज यूज टू सेंड मेल टू अदर विदाउट हाइडिंग, अगर मुझे किसी को ये मेल भेजना है बिना हाइड किए तो हमारे पास आंसर क्या होगा। तो देखिए दो आंसर यहाँ पे, एक सीसीसी है और बीसीसी है। सीसीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर ये हमसे कहता विथ हाइडिंग तो हमारे लिए आंसर बीसीसी बन जाता, लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है, विदाउट हाइडिंग, तो आंसर क्या हो गया हमारा, सीसीसी। ओके, फिर अब बाइट इक्वल टू, एक बाइट किसके इक्वल होता है, ये भी मैंने पिछली जब वीडियो मैंने डाली थी क्वेश्चंस की तो मैंने उसमें बताया था, एक बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के हमारे बराबर होता है। फिर अगला, पेन ड्राइव इज अ, पेन ड्राइव क्या है, अगर आपने पेन ड्राइव यूज किया होगा तो बेसिक सी बात है कि आप पेन ड्राइव में अपना डेटा स्टोर करते हैं और जो डेटा स्टोर होता है वो मेरा परमानेंटली स्टोर होता है। ओके, तो पहली बात तो जो हमारा पेन ड्राइव कैसा है कि स्टोरेज डिवाइस में होता है, स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज किया जाता है। ये टेम्प्रोरी तो स्टोर नहीं कर सकता, प्राइमरी मेमोरी हमारा पेन ड्राइव हो ही नहीं सकता, तो आंसर हमारा क्या बन गया, स्टोरेज डिवाइस के तौर पे। फिर व्हाट इज प्लेस होल्डर, ये आपका पावर पॉइंट से रिलेटेड है और इम्प्रेस का भी रिलेटेड है। कह रहा है कि प्लेस होल्डर क्या है, तो बेसिकली जो प्लेस होल्डर होता है, अगर आपने पावर पॉइंट या फिर इम्प्रेस आपने यूज किया होगा तो जब आप ओपन करते हो जो फर्स्ट स्लाइड आता है, टाइटल स्लाइड हमारा, उसमें 2 बॉक्स बने होते हैं, एक तो हेडिंग का बना होता है, एक सब हेडिंग के लिए बना होता है, तो वो जो आप बॉक्स देखते हो उन्हीं को कहा जाता है प्लेस होल्डर। ओके, तो द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड्स टेक्स्ट इज कॉल्ड अ प्लेस होल्डर। ओके, फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट स्टोरेज, कह रहा है कि भैया इनमें से कौन सा परमानेंट स्टोरेज है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था इस बारे में कि जैसे रैम है, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका काम ये होता है कि भाई कोई भी आप जैसे वर्किंग कर रहे हो या कोई प्रोग्राम रन करा रहे हो तो उसे लोड कराना, रैम पे वो लोड होती है जिससे सीपीयू उसे क्विक एक्सेस कर लेता है और हमारे परफॉर्मेंस को तेज कर देता है, मतलब बेसिकली कंप्यूटर वहाँ पे जो हमारा काम कर रहा है उसकी बूस्टनेस आ जाती है। ओके, तो ये तो डेटा परमानेंट स्टोर नहीं कर सकता, इसमें डेटा हम राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्प्रोरी होता है, वोलाटाइल होता है हमारा। हार्ड डिस्क हमारा कैसा है, हमारे कंप्यूटर का जो भी डेटा है जो परमानेंटली स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है। ओके, तो हार्ड डिस्क हमारा कैसा हो गया, एक परमानेंट स्टोरेज हो गया। फिर डैश इज एंड ई गवर्नेंस वेबसाइट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस वेबसाइट है, पासपोर्ट सेवा ई गवर्नेंस है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया ई गवर्नेंस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पोर्टल ई गवर्नेंस है, तो तीनों हमारे कैसे हो गए, ई गवर्नेंस हो गए, तो आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। फिर द डैश एड्रेसिंग इज अ सेल एड्रेस मोड, कह रहा है कि एड्रेसिंग एक सेल एड्रेसिंग मोड होता है। अब बात यह है कि हम जब एक्सेल पे काम करते हैं और खास तौर पे तब जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें हम सेल का रेफरेंस दे देते हैं। सेल रेफरेंस कहने का मीन क्या है, जैसे कि आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है जैसे सम नाम का फॉर्मूला, आपको 4 नंबर्स को सम कराना है लेकिन वो 4 नंबर किसी सेल के अंदर रखे हैं या किसी सेल में हैं, तो आप उस सेल को सेलेक्ट करते हो ना, तो बेसिकली आपने क्या किया, उस सेल का रेफरेंस दे दिया, आपने उस फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रखी, आपने क्या रख दिया, सेल रेफरेंस। तो ये जो आप जो सेल रेफरेंस देते हो ये कौन से एड्रेस के अंदर आता है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है कि मिक्स्ड है। ठीक, तो यहाँ पे आपसे वो नहीं पूछ रहा, बस आपसे ये पूछ रहा है कि जो हम एड्रेस करते हैं सेल एड्रेसिंग को लेकर वो कितने टाइप में हो सकती है, कौन कौन सा हो सकता है, रिलेटिव भी होता है, एब्सोल्यूट भी होता है, एक आता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब पता कैसे चले कौन सा क्या सेल रेफरेंस है, तो बात जब हम रिलेटिव की करते हैं तो रिलेटिव सेल रेफरेंस हमारे चेंजेबल होता है। चेंजेबल होने का मीन क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने A1 सेल पे कोई काम किया है, उसका सेल रेफरेंस मैंने B1 सेल पे ले लिया, तो जब मैं उसे ड्रैग करूंगा तो ड्रैग करते हुए वो सेल रेफरेंस चेंज होता जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे वो चेंज होता जाएगा। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में सेल को हम लोग कर देते हैं लॉक, वो भी $साइन से, $साइन से लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि हमें पता है
एक्सेल में जब भी कोई हम सेल एड्रेस लेते हैं तो वो कुछ इस टाइप में आता है। अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और नंबर रिप्रेजेंट करता है रो को। तो ये कॉलम और रो के फॉर्म में आते हैं। तो ये जो आप डॉलर का साइन देख रहे हैं, ये $1 का इस्तेमाल कॉलम को लॉक करने करा जाता है और दूसरे डॉलर का इस्तेमाल रो को लॉक करने के लिए करा जाता है। तो अगर मैंने रो और कॉलम दोनों लॉक कर दिया तो इसकी वैल्यू अब चेंज ही नहीं होगी, चाहे हम जितना ड्रैग कर ले, फिक्स्ड हो गई है। तो जो ये फिक्स्ड हो गया सेल एड्रेस, इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। वही अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस की, तो मिक्स्ड में क्या होता है कि यहां पर या तो आपका कॉलम लॉक होगा या तो आपका रो लॉक होगा, दोनों में से कोई एक लॉक होगा। और हमें पता कैसे चलेगा रो लॉक है कॉलम लॉक है? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ए रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, मतलब अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, नंबर रिप्रेजेंट करता है रो को। तो बस आपको यह चेक करना है कि डॉलर किससे पहले लगा हुआ है, ए से पहले लगा है कि नंबर से पहले लगा हुआ है। अगर वो ए से पहले लगा, मतलब बेसिकली अल्फाबेट से पहले लगा हुआ है, तो मतलब उसने किसको लॉक कर दिया? कॉलम को लॉक कर दिया। और अगर वो नंबर से पहले लगा हुआ है तो उसने किसको लॉक कर दिया? रो को लॉक कर दिया। ठीक, तो मिक्स्ड में क्या होता है, कोई एक चीज का लॉक होना, एब्सोल्यूट में दोनों का लॉक होना और रिलेटिव में कोई भी लॉक नहीं होना। ओके, तो यहां पे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? देखा जाए तो आपसे बस ये पूछा है कि एड्रेसिंग इज अ सेल एड्रेसिंग मोड, मतलब कौन सा यहाँ पे एड्रेस एक सेल एड्रेसिंग मोड है। तो एब्सोल्यूट भी है, रिलेटिव भी है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बोथ ऑफ द अबव। फिर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रा ऑफिस राइटर? कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? पहली बात तो लिब्रा ऑफिस राइटर में जो शॉर्टकट की पेज ब्रेक करने की होती है वही एमएस ऑफिस में भी होती है, Ctrl+Enter। फिर विच शॉर्टकट की यूज फॉर हाईलाइटिंग इंटायर कॉलम? यह आपके लिब्रा ऑफिस से पूछ रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की ऐसी है जिसका इस्तेमाल करके हम इंटायर कॉलम को हाईलाइट कर देते हैं। तो वो होता है Ctrl+Space। इसका इस्तेमाल करके हम पूरे कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इज अ सर्च इंजन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल क्रोम हमारा ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी हमारा ब्राउजर है, लेकिन बीइंग हमारा कैसा एक सर्च इंजन होता है। फिर इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट? वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं हम लोग? बड़ी कॉमन सी बात है, उसे हम होम पेज भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको इसका जवाब इंडेक्स पेज भी दिखेगा कहीं कहीं पे, ओके, बट इसका आंसर हमारा होम पेज होता है। फिर इज द कलेक्शन आर रिलेटेड फाइल? कह रहा है कि किसी भी जो हमारी जो फाइल बनी है, ठीक है, उसके कलेक्शन और उससे रिलेटेड फाइल को हम क्या बोलेंगे? तो बेसिकली उसे हम लोग कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस कैसा हमारा? किसी भी रिलेटेड फाइल का कलेक्शन होता है। फिर विच सिंबल इज यूज टू मेक अ सेल एड्रेस एंड एज एब्सोल्यूट? अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल को अगर मुझे एब्सोल्यूट करना है या बेसिकली लॉक करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। फिर डैश प्रिंटर आउटपुट बाय अ लाइट बीम एंड पर्टिकुलर ऑफ इंक? कह रहा है कि भाई कौन सा प्रिंटर है जिसमें जो आउटपुट निकलता है तो लाइट बीम आती है उसमें और उस पर इंक पर्टिकुलर फिर छिड़का जाता है, छिड़काव होता है बेसिकली। ठीक, तो ये हमारा लेजर प्रिंटर होता है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो ये प्रिंटर होता है ये नॉन टचेबल होता है, मतलब इन्हें फिजिकल टच नहीं होता, हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। फिर ग्रुप ऑफ बिट्स in a memory which is used to represent information or data of some type is known as? कह रहा है कि किसी मेमोरी में बिट्स का समूह जिसका उपयोग किसी प्रकार की जानकारी या डेटा को शो करने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं बाइट। बिट के ग्रुप को बाइट ही कहेंगे हम लोग। फिर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर्ड बाय? अब ये कह रहा है कि भाई रीड ओनली मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे स्टोर कौन करता है? ये मैंने मेमोरी चैप्टर में आपको बहुत डीप में मैंने समझाया था। ये सिर्फ मैन्युफैक्चर कर सकता है, रोम में रखे डेटा को मैन्युफैक्चर ही राइट कर सकता है और मैन्युफैक्चर ही इरेज कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। फिर डेटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस इज द एग्जांपल ऑफ? कह रहा है कि अगर हम कीबोर्ड और माउस की मदद से कंप्यूटर में कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो ये किसका उदाहरण है? इंस्ट्रक्शन का है, कमांड का है, इनडायरेक्ट इनपुट का है या डायरेक्ट इनपुट का है? पहली बात तो देखो, इंस्ट्रक्शन कमांड का सीधा सा मीन आता है इनपुट डिवाइस से, कि हम इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को या तो इन्फॉर्मेशन देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, फिर आपसे कह रहा है इनडायरेक्ट इनपुट या डायरेक्ट इनपुट? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनपुट में मतलब ये हो गया कि या तो आपने सीधे, तो मतलब आपने कुछ कहा, कंप्यूटर ने उसे लिया और उसे वर्क करना चालू कर दिया, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ काम दिया है, वो किसी और के माध्यम से कंप्यूटर में गया और वो जाके काम कर रहा है, ठीक, तो वो कैसा हो जाएगा? हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो कीबोर्ड और माउस में क्या हुआ? मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया,
जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ सीधे कंप्यूटर मेरे शो कर रहा है। तो ये कैसा हो गया, मेरा डायरेक्ट इनपुट पे आ गया। फिर अ किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 1024 बाइट्स होते हैं इसका आंसर। फिर इन अ स्प्रेडशीट लेटर आर यूज टू रिप्रेजेंट, लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक्सेल हो या कैल्सी हो, दोनों में जो आप लेटर्स देखते हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आप नंबर्स देखते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो को। तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉलम्स। फिर स्प्रेडशीट कैन नॉट, स्प्रेडशीट नहीं, इनमें से कौन सी जो स्प्रेडशीट नहीं कर सकता, मतलब बेसिकली एक्सेल कौन सी चीज नहीं कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, ग्राफ बना सकता है, चार्ट बना सकता है, लेकिन ग्राफिक्स का काम वो नहीं कर सकता, क्रिएट अ ग्राफिक्स नहीं कर सकता वो। फिर which among the following is an application that allow the user to compose and edit the simple document, कह रहा है कि भाई इनमें कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो यूजर को डॉक्यूमेंट पे एडिट करने के लिए या उसे कंपोज करने के लिए यूज किया जाता है। तो भाई जब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो हमारा एक ही आंसर होता है, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का ही इस्तेमाल हम लोग बेसिकली तौर पर डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए या फिर उसे कंपोज करने के लिए करते हैं। फिर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, कह रहा है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ईमेल यूटिलिटी का है। वर्ड हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेसर होता है, एक्सप्लोरर हमारा कैसा है, ब्राउजर होता है, एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट होता है, आउटलुक हमारा कैसा है जो ईमेल के लिए यूज किया जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। फिर ओडीटी स्टैंड फॉर, ओडीटी बेसिकली आपके लिब्रा ऑफिस रिलेटेड है, अगर आप लिब्रा ऑफिस से रिलेट करें तो अभी आपको समझ आ जाएगा। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है, बेसिकली ओपन डॉक्यूमेंट टी लिखा हुआ है यहाँ पे एफ होना चाहिए, ओडीएफ होता है बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ओडीटी, एक्चुअल में ये है ओडीएफ, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, ओडीएफ होता है। फिर लास्ट ऑप्शन हमारा स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, कह रहा है कि जो आप स्पेशल इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में शिफ्ट करते वक्त, उस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं। एक चीज जैसे ध्यान समझिएगा, वैसे इसका आंसर जो है वो ट्रांजिशन होता है, लेकिन एक नाम और आ रहा है यहाँ पे एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन। ठीक, ये दोनों क्या है जरा से समझिएगा। जब हम बात करते हैं पावर पॉइंट की, तो वहां पे जब 1 2 3 4 ऐसे स्लाइड्स बनाते जाते हैं, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी होता है, हम लोग गलत प्रोनाउंस कर देते हैं कई बार। एमएस वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं वहां पेजेस बनते हैं, एक्सेल जहां पे हम वर्कबुक की बात करते हैं वहां पे वर्कशीट्स बनती हैं, और प्रेजेंटेशन जहां पे हम लोग प्रेजेंटेशन फाइल्स की बात करते हैं वहां पे स्लाइड्स बनती हैं। ओके, तो जब हम प्रेजेंटेशन में 1 2 3 ऐसे स्लाइड्स बना रखा है और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की जब आते हैं जब, तो उस टाइम पर जो भी हम इफेक्ट लगाते हैं उसे हम लोग ट्रांजिशंस कहते हैं। लेकिन इसी स्लाइड के अंदर मान लीजिए आपने कुछ लिख रखा है या कोई फोटो लगा रखी है आपने, ठीक, और इसके ऊपर आपको जब इफेक्ट लगाते हैं इनके ऊपर, तो उन्हें एनिमेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि स्लाइड से ऊपर लगने वाले इफेक्ट को ट्रांजिशंस कहा जाता है और किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले इफेक्ट को हम उसे एनिमेशन कहते हैं। ओके, तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप ये वीडियो देखिएगा, समझिएगा, इससे पहले की भी हमारी एमसीक्यू की क्लासेस हैं, उन वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा। पेपर हमारा ज़्यादा दूर रहा नहीं है, बहुत जल्दी हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं ओ लेवल के। कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।